दोस्तों नमस्कार। बहुत ही नैतिक पल की जरूरत होती है जब आप किसी दूसरे को आदर्श का पाठ पढ़ाने निकल जाएं, और जब आप पाठ पढ़ाते हैं और खुद उस रास्ते पर नहीं चलते हैं तो सुनने वाला अक्सर यह सोचता है यह शख्स कैसा है। लेकिन सवाल किसी आम शख्स का नहीं हो रहा। इस वक्त तो इस देश के प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देर शाम भाषण दिया। संकट गहरा रहा है, अब देशभक्ति और राष्ट्रहित का सोचना होगा, त्याग की जरूरत है। आपको अपने भोजन में खाने का तेल भी कम करना होगा, सफर भी कम करना होगा, उत्सव और सोना खरीदने की मंशा भी छोड़नी होगी। परिस्थितियां कितनी नाजुक हो रही है यह बताते बताते प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया, एक वक्त ऐसा जरूर था जब इस देश के लिए लोग सोना दान कर देते थे कि युद्ध या कहें संकट काल से भारत निकल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आपसे सोना नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ यह कह रहे हैं कि आप सोना नहीं खरीदे। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही किया, जाहिर है एक पीढ़ी के सामने 1965 के युद्ध का वो वातावरण जरूर रेंगने लगा होगा, जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह ऐलान किया था कि जनता नागरिक इस देश की मदद के लिए आगे आए। नारा भी दिया था जय जवान जय किसान का। जवान सीमा पर तैनात है और किसानों को अन्न उपजाना है, क्योंकि उस वक्त इस देश में इतना अन्न भी उपजता नहीं था कि सबका पेट भर जाए। इसीलिए उन्होंने एक शाम उपवास तक का जिक्र कर दिया था। और स्थिति देखिए उस वक्त की, लोगों ने उपवास करना शुरू कर दिया जिससे अनाज बचाया जा सके। घरों में रखा हुआ सोना हो या कपड़े हो, सब कुछ दान करना शुरू कर दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, बहुत कम लोग बचे होंगे जिन्होंने उन्हें देखा है, लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो याद होगा। और कई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनका जन्म हो चुका था और उनकी उम्र लड़कपन की नहीं बल्कि समझदार की तो हो चुकी होगी कि 1965 की परिस्थितियां क्या थी। उस वक्त पूरा देश एकजुट हुआ। खुद लाल बहादुर शास्त्री उपवास रखने लगे, सादगी के प्रतीक। और बिना किसी तामझाम या चकाचौंध के लाल बहादुर शास्त्री के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और वो देश के प्रधानमंत्री थे। इस वक्त उन्हीं बातों का जिक्र संकेत के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लेकिन क्या इन बातों का जिक्र करते समय वह खुद नैतिक रूप से इतने मजबूत दिखाई दिए, या फिर शाम में भाषण दे रहे थे और उसके बाद रात होते होते जैसे ही गुजरात में उनके कदम पड़े उनका रोड शो शुरू हो गया। 1-2 नहीं 21 गाड़ियों का काफिला निकलने लगा और इन 21 गाड़ियों से पहले गुजरात प्रशासन ने 21 गाड़ियां खुद वहां पर चलाकर ट्रायल लिया। प्रधानमंत्री इस देश से कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का उपयोग कम कर दीजिए, सफर कम कर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं रोक दीजिए जो सफर पर जा रहे हैं। इस देश के सामने संकट है और विदेशी मुद्रा का संकट इसलिए क्योंकि भारत अपने तौर पर ना तो तेल के कुएं को रखता है, ना ही भारत में सोने की खादान है। भारत में फर्टिलाइजर भी खुद का नहीं है। भारत में खाने वाला तेल भी 55% हम बाहर से मंगाते हैं। यानी संकट इस बार नोट का नहीं बल्कि प्रोडक्ट का है, जो अगर किल्लत के साथ बाजार में ऐसी स्थिति आ गई जहां लोगों को चाहिए और नहीं मिल रहा है तो क्या होगा। क्या होगा ये एलपीजी के एक संकट में हर किसी ने देख लिया। 1000 की एलपीजी 3500, 4000, 5000 तक मिलने लगी। ब्लैक मार्केट रंगीन हो गया
और उसके बाद सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी की कीमत 1700 से बढ़ाकर 3200 तक कर डाली। लेकिन संकट तो है, और जाहिर है किसी भी प्रधानमंत्री का यह कार्य होता है कि वह देश को सचेत करे, चेतावनी दे। लेकिन खुद अगर वह उस मिजाज में डूबा हुआ है जहां पर यह बात निकल कर आए कि दरअसल इन पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो एक क्षण के लिए जान लीजिए, 2024 के चुनाव जीतने के बाद से 2026 के बजट रखने के बीच इस देश में सरकार के ऊपर खर्च जो है वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। जी, जिस रईसी में सरकार रहती है, उनके कर्मचारी, उनका मंत्रालय, उनका प्रचार तंत्र, सब पर जो खर्च होता है उस दिशा में सरकार आंखें मूंद लेती है। लेकिन अभी तो इस बात का जिक्र है कि चंद घंटे पहले जो देश के प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि अब तेल बचाना है, अब पेट्रोल बचाना है, हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर डॉलर से पेमेंट होता है, और अगर डॉलर खर्च होता चला गया तो रुपया और नीचे आता चला जाएगा, यानी रुपए की कीमत और कम होती चली जाएगी। तो न्यूनतम इस्तेमाल कीजिए, न्यूनतम तरीके से सादगी के साथ इस देश के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। बहुत नैतिक बल चाहिए। आप जिन बातों को कहते हैं उन बातों पर आप खुद भी टिक पाएं। देख लीजिए गुजरात की वो हसीन तस्वीर, प्रधानमंत्री का रात में भी 21 गाड़ियों का काफिला और सुबह भी तामझाम के साथ 21 गाड़ियों का काफिला। इन गाड़ियों में राज्य प्रशासन की गाड़ियों को हम नहीं गिन रहे हैं, यह तो उस प्रोटोकॉल के तहत है जिस प्रोटोकॉल में 21 गाड़ियां रहनी चाहिए। और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का इस काफिले के भीतर का एक अनूठा सच यह भी है, दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री का काफिला इस तरीके से नहीं गुजरता है जो देश के भीतर भारत में गुजरता है। और खास तौर से प्रधानमंत्री रात में जिक्र करें, संकट है, और खुद उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध और गाड़ियों का रेला नजर आए। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। हम सभी को आज नजर आई, क्योंकि अपने आप में ये ऐतिहासिक दिन भी है, 75 वर्ष इसके पुनर्निर्माण के और डमरू की गूंज से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि इस मंदिर की अगर हम बात करें तो शाश्वत, अगर आपको याद हो तो याद कीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कहते थे, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, यानी सरकार पर खर्च नहीं होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। पता नहीं गवर्नेंस के जरिए कितना खर्च होता है, लेकिन सरकार पर जो खर्च होता है और जिसका जिक्र सरकार बजट में करती है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कर्ज ले ले के रईसी इस देश में की जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके एस्टेब्लिशमेंट पर जितना खर्च होता है, और उस खर्च को दिखाने, करने, बताने के लिए जो नौकरशाहों की टीम होती है, उन पर भी जो पैसा खर्च होता है, इस देश के आम आदमी उससे कोसों दूर है। उस दायरे में ना तो उज्ज्वला योजना टिकती है, ना ही गरीब कल्याण योजना, ना ही मनरेगा टिकता है, ना ही प्रधानमंत्री की आवास योजना टिकती है। इतना खर्च हो जाता है सिर्फ इस रईसी पर। सवाल तो यह है कि बहुत रईस है भारत, या बहुत रईस होती है सरकारें। लेकिन जब आप खुद जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि देश में संकट है, बंद कीजिए उन तमाम परिस्थितियों का, तो हकीकत क्या है? पहले जरा सरकार के खर्चे के आंकड़े को बजट के हिसाब से समझ लीजिए। 2024 में जो इस्टेब्लिशमेंट पर खर्चे होते थे वह 3,24,771 करोड़ थे। 2025 में यह बढ़कर 3,51,945 करोड़ हो गए, और 2026 के बजट में यह बढ़ते बढ़ते 8,24,114 करोड़ हो गए,
जी, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के एक्सपेंसेस 5 लाख करोड़ बढ़ गए। इसमें जो सैलरी और अलाउंसेस है वह भी दुगने हो गए। 2024 में 1,70,000 करोड़ और 2026 में यह बढ़कर 3,67,000 करोड़ सिर्फ सैलरी और एक्सपेंसेस। इसके अलावे भी जो एक्सपेंस होती है सरकार पर, वो सरकार बताती नहीं है, उसको अदर्स के खाते में लिख दिया जाता है। 2024 में यह आंकड़ा 1,53,963 करोड़ का था, जो 2026 में बढ़कर 4,56,932 करोड़ का हो गया, यानी 3 लाख करोड़ इस अदर एक्सपेंस पे बढ़ गया। बात यही रुकती नहीं है। मुश्किल तो यह है कि जो दूसरे सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी इस दौर में बढ़ते चले गए। 2024 में अगर वो 14,90,586 करोड़ थे तो वो आज की तारीख में बढ़कर इस बजट में 15,44,748 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार जो कर्ज लेती है सेंट्रल एक्सपेंडिचर के नाम पर, उसको लौटाना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। और आपको जानकर हैरत होगी, सरकार ने कर्ज ले लेकर जो रईसी की है और बजट पे जो बोझ डाला है, उसका अनूठा सच तो यह है कि डिपार्टमेंट वाइज जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कम हो गया, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ गया। डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर 3,27,646 करोड़ से घटकर इस बार के बजट में 1,49,776 करोड़ है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्ट जो सरकार दे रही है वो अगर 2024 में सरकार 11,62,940 करोड़ दे रही थी तो आज की तारीख में वो 3 लाख करोड़ बढ़ गया और 14,03,972 करोड़ हो गया। इतने करोड़ों के खर्चे के बीच मामला यहीं रुकता थमता नहीं है। आपको जानना चाहिए कि जो सेंट्रल की जो स्कीम है, सेक्टर की स्कीम है, उसमें बकायदा डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को अलग से पैसा दिया जाता है। यानी जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है उसके दायरे में सब कुछ आता है, वो फर्टिलाइजर हो, रेल हो, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस, सब कुछ आता है। लेकिन मिनिस्ट्रीज को अलग से पैसा दिया जाता है और ये 2024 में दिया जा रहा था 2,90,000 करोड़, जो इस बार बढ़कर 3,06,000 करोड़ हो गया। यानी सरकार पर होने वाला खर्चा लगातार बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं संकट में है, कम कीजिए खर्च, सोना मत खरीदिए, फंक्शंस को टालना भी सीखिए, विदेशी यात्राएं बंद कीजिए। मुश्किल हालात है, खाने का तेल भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, कच्चा तेल भी हम बाहर से मंगाते हैं, रिफाइन करते हैं। मुश्किल हालात है, समझिए इसको। दरअसल इस देश की दिशा क्यों नैतिक तौर पर प्रधानमंत्री को दायरे में नहीं लाती है, इसका सच भी उसी बजट में छुपा हुआ है जिस बजट के जरिए इस देश के डेवलपमेंट की कितनी फिक्र हो सकती है सरकार को। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत आता है उसका बजट कम हो गया। 2024 में वो बजट 5,42,000 करोड़ का था जो सपोर्ट कर रही थी सरकार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। इस बार वो घटकर 5,35,000 करोड़ हो गया। और महत्वपूर्ण यह है कि अब जो असर पड़ने वाला है, जिस दिशा में सरकार सोच भी रही है, तो उसके अपने सेंट्रल स्कीम्स के तहत फर्टिलाइजर में इस बार बजट में वह 1,70,000 की सब्सिडी दे रही थी। सवाल है फर्टिलाइजर बच नहीं पा रहा है, उसके लिए जो इनपुट्स और जो कच्चा माल चाहिए गैस के रूप में वो आ ही नहीं पा रहा है। वो गैस नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे। और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस पर भी सरकार खर्च करती है 2,27,629 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल है कि ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जाता है, वह भी इस दौर में तब न दे पाएंगे जब आपके पास होगा। और इस दौर में अगर सरकार यह सोचने लगी कि अब जो भंडार था इससे पहले वो एवरेज 50 से 60 दिन का था और इसकी शुरुआत हो गई थी मार्च के अंतिम हफ्ते से, उस लिहाज से देखिए तो लगभग 60 दिन चंद दिनों बाद हो जाएंगे, मई बीतते बीतते।
आपके पास अपना भंडार नहीं बचेगा तो फिर आपको इस देश के लोगों का पेट भरने के लिए, इस देश के लोगों को सफर करवाने के लिए, बेसिक जरूरतों के लिए भी जो माल आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेमेंट डॉलर में करना होगा। और विदेशी मुद्रा भंडार इस समय 690 बिलियन डॉलर का बचा हुआ है। और रुपया इस दौर में कमजोर हो गया, यानी कल तक जो माल 100 बिलियन में आता था, इस वक्त वो माल 175 बिलियन डॉलर में आ पाएगा। यह स्थिति बाजार में हुई बढ़ती हुई कीमत और आपके रुपए की घटती हुई कीमत के बीच का यह साफ तौर पर एक अंतर है। एक क्षण के लिए जरा देख लीजिए, जिस होर्मुज़ रूट से अब सरकार जागी है, चुनाव के बाद की परिस्थितियों का जो हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें भारत की निर्भरता कैसे और क्या क्या संकट इन क्षेत्रों से निकल कर आता है। उसमें चाहे वो गैस ही क्यों ना हो, चाहे तेल ही क्यों ना हो, भारत सही मायने में दूसरे नंबर का देश है। जो होर्मुज़ रूट के जरिए जो भारत में जो प्रोडक्ट्स समुद्री रास्तों से आते हैं, उसमें चीन के बाद भारत ही है दूसरे नंबर पर। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। सरकार के हाथ पांव यूं ही नहीं फूले हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उसके चंद घंटों के बाद राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने ईरान के प्रपोजल को ठुकरा दिया, ये कहते हुए हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं, और युद्ध की आशंका इसके बाद कहीं तेज हो गई। यानी परिस्थिति दुनिया के लिए अनुकूल हो रही है, ऐसा कोई चिन्ह इस वक्त नजर नहीं आता है। और जो ग्राफिक आप देख रहे थे उसके भीतर का सच यह है कि भारत में जो एलपीजी इंपोर्ट होता है वो मैक्सिमम यूनाइटेड अरब अमीरात से तकरीबन 40% होता है, कतर से लगभग 22% होता है, कुवैत और सऊदी से लगभग 15% होता है। यानी एक लिहाज से 92% से ज़्यादा तो इन्हीं जगहों से निकल कर आता है। और अब वो रास्ता अगर बंद है या परिस्थितियां नाजुक हो गई है, प्रोडक्शन दुनिया में खास तौर पर कतर के भीतर जो नेचुरल गैस फील्ड थी उस पर अटैक के बाद वहां पर प्रोडक्शन जो ठप पड़ा है, और हुआ ही नहीं कोई प्रोडक्शन पिछले महीने, कहें तो अप्रैल के महीने में, इसका मैसेज बहुत साफ है कि संकट तो गहरा रहा है। और जो स्ट्रेट होर्मुज का जो आप ग्राफिक देख रहे थे उसमें एलपीजी 29% पूरी दुनिया के लिए यहीं से गुजरता है, क्रूड ऑयल 38% यहीं से गुजरता है, जो रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो 19% यहीं से गुजरते हैं, और जो फर्टिलाइजर के लिए केमिकल चाहिए वो 13% यहीं से गुजरता है। तब यह सवाल है कि दरअसल सरकार को भी वो सादगी लानी होगी, अपने खर्च कम करने होंगे, रईसी छोड़नी होगी, या फिर खुद अपनी हवाई यात्राओं पर निकलते चले जाइए, देश के भीतर गाड़ियों का रेला आप खुद चकाचौंध के साथ दिखाइए। और इस देश में पाबंदी लगा दीजिए कि दरअसल जो कहेगा वो गलत कह रहा है या फिर राष्ट्रहित के खिलाफ है। क्या ऐसी परिस्थिति भी इस देश ने देखनी होगी? क्योंकि जब प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे थे उसकी हकीकत की जमीन क्या कहती है। 2025-26 यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 144 बिलियन डॉलर का जो कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है हमने आयात किया। अप्रैल के महीने तक का ये हम आपको बतला रहे, मार्च के महीने तक का। अप्रैल के बाद से स्थिति कितनी नाजुक है इस बात से समझिए कि अगर ये एवरेज कंटिन्यू कर गया तो 144 बिलियन डॉलर जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर खर्चा करना पड़ा हमको मंगाने के लिए, इस बार वो 200 बिलियन डॉलर पार कर जाएगा। इसी तरीके से जो गोल्ड का मामला है, भारत दुनिया में दूसरा बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदता है। 800 से 900 टन सोना हम आयात करते हैं,
क्योंकि भारत में सोना खरीदते हैं। जब आप सोना खरीदते हैं, आप पेमेंट तो रुपए में कर रहे हैं, लेकिन बाजार में सोना बरकरार रहे इसके लिए भारत सरकार को आयात करना पड़ेगा और वो डॉलर की शक्ल में होगा। वही जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, उसी में से पैसा बाहर जाएगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि छोड़िए, सोना मत खरीदिए। हकीकत यह है कि 2023 में 45 to 54 बिलियन डॉलर का हम सोना खरीदते थे। पिछले बरस यानी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में यह 45 बिलियन से बढ़कर 51 बिलियन हो गया और इस बरस यानी 25-26 फाइनेंशियल ईयर में यह बढ़कर 72 बिलियन डॉलर हो गया। अगर यही रफ्तार रही तो एक झटके में जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको एक झटके में आप 100 से 200 अरब डॉलर तो कम कर दीजिए। आयात करने के लिए आपको मंगाना होगा, यानी आयात कम करना पड़े, विदेशी मुद्रा भंडार बरकरार रहे और आने वाले क्राइसिस से पहले सवाल अब रिजर्व बैंक के नोट छापने का नहीं है। सवाल तो है हर वस्तु की मौजूदगी का जो बाजार में रहे, तो कम से कम आप उस पर ज्यादा धन खर्च मत कीजिए और उसको उड़ाइए मत, संयम से रहिए। फिर वही बात, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बात को और कहने के चंद घंटों के बाद उनका 21 गाड़ियों का रेला निकल जाता है। यानी सादगी तो दूर की बात है, क्या आप इस देश के भीतर कोई उदाहरण कैसे तय करेंगे? यहां महात्मा गांधी को याद करने की जरूरत नहीं और ना ही आप याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री को। आप सिर्फ ये याद कीजिए कि दरअसल इस देश ने मौजूदा प्रधानमंत्री को कितनी बड़ी तादाद में बहुमत दिया, सारी सुविधाएं दी, पॉलिसी दी, कॉन्स्टिट्यूशन तक थमा दिया। और अब उसके रिजल्ट क्या है? खाने के तेल में भी आपको कमी करनी होगी। लोग ये समझ नहीं पाए, लेकिन जान लें, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल 55 to 65% तक हम लोग आयात करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते हैं। उन देशों में कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन डॉलर की शक्ल में पैसा देना है। इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील। और जो कुकिंग ऑयल और सोयाबीन ऑयल का हम जिक्र कर रहे हैं, उसका जब पेमेंट होगा, और खास तौर से जो अर्जेंटीना, ब्राजील है, जो इन रास्तों से वो निकल कर आ रहा है, वहां और ज्यादा लॉजिस्टिक खर्चे बढ़ रहे हैं, यानी संकट गहराते चले जा रहा है। और आखिरी बात, अगर अनाज का संकट आ गया तब क्या करेंगे? और उस अनाज का मतलब यह है कि फर्टिलाइजर ना रहे तब, क्योंकि भारत के भीतर भी जो फर्टिलाइजर यूरिया हो, डीएपी हो, पोटाश हो, इनके लिए जो कच्चा माल ज्यादातर जो भी चाहिए होता है, गैस की शक्ल में जो आता है, वो सब कुछ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नादारत हो चला है। हमारे अनाज के प्रोडक्शन पर असर, सवाल इस वक्त किसी फैक्ट्री कंपनी का नहीं है। पहली बार भारत जो खेतीहर देश है, खेती पर टिके हुए लोग हैं, संकट वहां तक पहुंच रहा है। सरकार को सादगी दिखानी होगी, प्रधानमंत्री को नैतिक बल के साथ, मजबूती के साथ इस रूप में खड़ा होना होगा। मैं भी कम से कम त्याग कर रहा हूं, यह मैसेज जाना चाहिए। अन्यथा रईसी के बीच जब आप चलते हैं तो ऐसे में राहुल गांधी का बयान मायने रखने लगता है, जो खुले तौर पर कहते हैं कि दरअसल आप त्याग जो करने का जिक्र कर रहे हैं, वो अपनी असफलता को छुपाने के लिए कर रहे हैं। और बीते 12 वर्षों में जो इस देश की आर्थिक परिस्थितियां डामाडोल हुई है, उसमें आपकी पूरी इकोनॉमिक्स ठहती चली गई है, उसको साधने वाला कोई नहीं। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या नहीं, कहां जाए कहां नहीं। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटा दो, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये खुद विफलता है आपकी। और अगर विफलता नहीं है तो सादगी के साथ सरकार को लाकर खड़ा कीजिए। यह राहुल गांधी ने नहीं लिखा, यह इस देश की आवाज है। सादगी सत्ता में भी होनी चाहिए, त्याग सत्ता में भी आना चाहिए, बंदिशें उस पर भी होनी चाहिए, और नैतिक बल कम से कम
प्रधानमंत्री में तो होना ही चाहिए। जो कह रहे हैं उस पर वो खुद चलेंगे तो ये देश भी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।